हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है आप सभी के। और मैं सुमित, और आज से हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें देखो क्या दिया हुआ है। इफ एक ऑर्डर पेयर है और ये इस ऑर्डर पेयर के क्या है, इक्वल है, तो फाइंड द एक्स एंड वाई। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको अभी जब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन पढ़ाया था, तो मैंने रिलेशन फंक्शन का जब इंट्रोडक्शन करा रहा था, तो मैंने आपको उसमें ये बताया था कि जब भी दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, बराबर। कहने का मतलब देखो मेरा क्या है, इस तरीके से। ये मैं जिन बच्चों ने अभी तक अटेंड नहीं किया है रिलेशन एंड फंक्शन का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो उस क्लास को पहले अटेंड कर लें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आएं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसके बाद उस क्लास में बता दिए हैं। ठीक है, तो हमारे क्या दिया हुआ एक ऑर्डर पेयर x/3 + 1, y -2/3 इक्वल दे रखा है। एक ऑर्डर पेयर क्या दे रखा है, 5/3, 1/3, 5/3, 1/3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हों, ये ऑर्डर पेयर इसके, जब दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या हो, इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल। कहने का मतलब x/3 + 1 इक्वल होगा 5 किसके, 3 के। अब सिंपल से आप इस कैलकुलेशन करके इसी वैल्यू निकाल सकते हो। +1 को तो ले जाऊंगा -1, 3 1 3, 5 - 3 करूंगा 2, तो 2 कितना आ गया, 3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2। इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लो, y -2/3 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। माइनस का 2/3 इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3, और यहाँ प्लस का 1/3 ऑलरेडी है। ठीक है, एलसीएम लूंगा 3 आएगा, और 2 और 1 ऊपर भी कितने हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये तो बात थी हमारे क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, कि हमें x और y क्या करना था, फाइंड। तो जब भी दो ऑर्डर पेयर आपको इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, बस उनको एक दूसरे के इक्वल रखना है और वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है, बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, इफ द सेट ए एंड बी, दो सेट है मेरे पास ए और बी। ठीक है, सॉरी, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3। देखो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें मेरे पास एक सेट दे रखा है ए और उसमें एलिमेंट्स हैं 3। तो कहने का मतलब मेरे को नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, कितने एलिमेंट्स, 3। ठीक है, 3 एलिमेंट। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद है एंड दिस सेट बी, एक सेट बी दिया हुआ है जो ये है, 3 4 5 है। कहने का मतलब, और पूछा क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी। लो, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि नंबर ऑफ ए इंटू बी मेरे को क्या करना है, फाइंड। नंबर ऑफ ए पता है मेरे को, फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटू बी। नंबर ऑफ ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, प्रीवियस क्लास में जब मैं बता रहा था, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए तो मेरे को पता है कितने एलिमेंट है, 3, लेकिन जो बी है, बी में थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए उसने क्या दे दिया, सेट ही दे दिया है। अब सेट में इसमें कितने एलिमेंट है अगर मैं देखना चाहूं, 1 2 और 3, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3। तो इसने बस सेट दे दिया, तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये सेट दे दिया और यहाँ एलिमेंट्स दे दिए। तो कहने का मतलब कि जो मेरे आपको नंबर ऑफ बी दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है, 3। कहने का 3 एलिमेंट है सेट बी में, और सेट में भी कितने एलिमेंट है, 3। अगर मुझे नंबर ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना है तो क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3, नंबर ऑफ बी भी कितने हैं, 3, 3 × 3 कितने हो जाएंगे, टोटल 9। तो नंबर ऑफ ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स। ठीक है, बस इतना पता करना था। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। एक सेट है, इफ जी इक्वल टू, एक सेट दे रखा है 7,8, एंड एक एच सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 5 4 2। फाइंड जी इंटू एच एंड एच इंटू जी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, सिंपल। मैंने आपको बताया था कि जी इंटू एच और एच इंटू जी कैसे पता करते हैं, और आज भी सीख लो जिन्होंने नहीं उस क्लास को अटेंड नहीं किया है। तो जी इक्वल टू एक सेट दिया है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 7,8। ठीक है, एक एच है मेरे पास सेट जिसमें एलिमेंट्स है 5 4 एंड 2। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है जी इंटू एच एंड एच इंटू जी। तो जी इंटू एच पता करना है। ठीक है, जी इंटू एच पता करने का मतलब आप सिंपल कैसे पता करोगे, पहले जी जो लिखा है उसको ही लिख दो। पहले जी इंटू एच पता करना है तो जी को पहले लिख दो, 7,8 जी इंटू में एच है तो एच के एलिमेंट्स को लिख दो, 5
4 और 2 ऐसे लिख दोगे। उसके बाद देखो कैसे पता करेंगे, कैसे मैंने आपको बताया था कैसे मैच करते हैं। पहले 7 को किससे मैच करेंगे, 5 से। तो कैसे लिखूंगा 7,5 ऑर्डर पेयर के अंदर इस तरीके से 7 के साथ 5, फिर 7 को किसके साथ 4 के साथ, तो कॉमा लगाऊंगा, फिर 7 को किसके साथ लिखूंगा एक बार 4 के साथ, इस एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 7 को एक बार किसके साथ 2 के साथ, तो ये बन गया। ये तो हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी 7 की 5 में, 4 में और 2 में, इस तरीके से लिखेंगे। फिर 8 के किस में, 8 को एक बार 5 के साथ, 8 को एक बार 4 के साथ और एक बार 8 को 2 के साथ। तो ये हो गया आपका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट G इंटू एच। इसको सेट के अंदर क्या कर दो, क्लोज कर दो, बस। तो ये फाइंड हो गया G इंटू एच। अगर मेरे को क्या फाइंड करना था, इसमें एक और कंडीशन दे रखी है कि H इंटू जी भी फाइंड करो। तो कहने का मतलब अब की बार H को पहले लिखना है, 5, 4, 2 को पहले लिखना है और बाद में G को लिखना है 7,8 इस तरीके से, ठीक है। अब 5 को एक बार 7 के साथ, 5 को एक बार 8 के साथ, 5 को एक बार 7 के साथ, 5 को एक बार 8 के साथ, फिर 4 को एक बार 7 के साथ और 4 को एक बार किसके साथ 8 के साथ, इस तरीके से 5 को 7 के साथ, 5 को 8 के साथ, 4 को 7 के साथ और 4 को किसके साथ 8 के साथ। इसी तरह 2 को 7 के साथ और 2 को भी किसके साथ 8 के साथ, 2,7 और 2,8, ठीक है। इनको किस में बंद कर दोगे, सेट के अंदर क्या कर दो, क्लोज। तो ये फाइंड हो गया मेरे पास H इंटू जी, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 3 में तो इतनी सी बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या, इफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, जो स्टेटमेंट फॉल्स है रीराइट गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, जो स्टेटमेंट इनमें फॉल्स हैं उनको सही करके लिखिए और जो ट्रू है उनको ट्रू लिख दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, पहली कंडीशन देखते हैं। पहले में क्या है, इफ एक सेट है मेरे पास P जिसमें एलिमेंट है M, N, ठीक है। पहली कंडीशन है, 4th का फर्स्ट पार्ट जो है, आपके पास एक सेट दे रखा है P जिसमें एलिमेंट है M, N, ठीक है। और एक सेट क्या है Q में एलिमेंट है N, M, एकदम अपोजिट Q, N, M एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एक सेट है मेरे पास Q। उसके बाद क्या है, देन P इंटू क्यू क्या M, N और N, N होगा। देखना ये चीज लिखी हुई है कि क्या P इंटू क्यू करें तो उसके अंदर क्या ये एलिमेंट आएंगे M, N और N, M। अभी मैंने आपको बताया P मेरे पास ये दिया है और Q जो आपको दे रखा है ये N, M दे रखा है। अब मैं आपको बोलूं कि P इंटू क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो कैसे निकालोगे, M का एक बार N के साथ, फिर M को एक बार M के साथ, फिर N को N के साथ, फिर N को एक बार M के साथ। मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 4, लेकिन यहाँ तो 2 ही दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं 2, तो टोटल तो 4 दे नहीं रखी। तो उसने बोला क्या P इंटू क्यू इतना होगा, तो ये बात क्या होगी फॉल्स, नहीं ये बात क्या हो गई फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी 4। कौन कौन सी, अगर मैं P इंटू क्यू की बात करूं, ये कैसी कंडीशन है, फॉल्स है ये, ठीक है। अब देखो इसकी सही कंडीशन भी लिखनी है, मतलब जो करेक्टली है वो क्या होगा। तो P इंटू क्यू करूँ तो क्या होगा, एक बार M को किसके साथ मिलाओगे N के साथ, तो M, N, फिर M को एक बार किसके साथ, इस वाले M के साथ, तो M, M, फिर N को N के साथ, फिर N को M के साथ, N, N, फिर N, M। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 4, लेकिन इसने 2 ही दे रखी थी। तो ये बात क्या है गलत, तो फॉल्स हो गई। इसकी ये कौन सी कंडीशन है, ट्रू। तो पहले इतने जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड की बात आती है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो करेक्ट ऑप्शन करेक्टली करके लिखना है कि इसकी सही कंडीशन क्या होगी, अगर ट्रू है तो ट्रू ही, ठीक है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, 2 सेट हैं जो कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। और क्या बोला है, देन ए इंटू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स x, y, देन x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। तो देख लो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक सेट है आपके पास A, ठीक है, और एक सेट है आपके पास क्या A एंड B, 2 सेट हैं जो कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। मतलब नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, लेकिन नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट हो। तो इसमें बोला है क्या 2 सेट आपके पास दिए हैं A और B, अगर उनका प्रोडक्ट निकाला जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B, तो वो क्या इस नॉन एम्प्टी सेट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ये बात सही है कि अगर आपके पास एक सेट है A और एक सेट है B, ठीक है, और वो कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या वो
क्या वो एम्प्टी सेट आएगा? नहीं, वो भी कैसा सेट आएगा? नॉन एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि ए इंटू बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। जब ए में एलिमेंट थे, बी में भी एलिमेंट थे। जब लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। तो यही बात इसने बोली है। फिर उसने बोला क्या अगर उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया वो x, y आ गया, मान लो कि a मल्टीप्लाई b करने पर क्या आया है? x, y। तो फिर इसने बोला क्या x बिलोंग a में करेगा और y बिलोंग b में करेगा? ये चीज बोल रखी है। क्या x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b? तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर एक ऑर्डर पेयर आता है जिसका फर्स्ट एलिमेंट मैंने बताया था किसमें बिलोंग करता है? फर्स्ट में। और ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट में। और सेकंड एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा? सेकंड में। तो यही तो लिखा है इसने कि x किसमें बिलोंग कर रहा है? a में, और y किसमें बिलोंग कर रहा है? b में। तो ये कैसी कंडीशन हुई? ट्रू। क्या कंडीशन हुई? ट्रू। बात आती है थर्ड की। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? इफ a एंड b आर, इफ एक सेट दिया हुआ है 1,2 एंड b एक सेट दिया 3,4 और बताना है कि क्या ये 5 होगा। देखो इस तरीके से, ये ध्यान से देखना। एक सेट दे रखा है मेरे को 1,2 और एक सेट दे रखा है b जो मेरे को क्या दिया हुआ है? 3,4। ठीक है। और पूछा नहीं, बताना है कि क्या ये कंडीशन सही है या नहीं। a मल्टीप्लाई, ये तो इंटरसेक्शन की बात आ गई पिछले चैप्टर की। b इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होगा। देखो क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है? 5 के। अगर ये है तो कंडीशन ट्रू है, वरना फॉल्स है। हमें दिया हुआ है b इंटरसेक्शन 5। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर देखते हैं इसे सॉल्व करके 5 आ जाता है तो ट्रू कंडीशन। b इंटरसेक्शन 5 अगर हम करें, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। 5 और b में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, और b हमें कैसा सेट दे रखा है? नॉन एम्प्टी सेट। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और 5 में एलिमेंट्स नहीं होते। तो b अगर इंटरसेक्शन 5 निकाला जाए, और ये मैंने आपको सेट में पढ़ाया भी था कि अगर b किसी का भी इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालते हैं तो क्या आता है? हमेशा 5 ही आता है, क्योंकि इन दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन होंगे ही नहीं। जब एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे तो कोई सेट के अंदर एलिमेंट लिखा नहीं जाएगा। जब सेट के अंदर एलिमेंट लिखा नहीं जाएगा तो वो कैसा सेट होगा? 5 सेट होगा। तो ये तो हमारा आ जाता है 5। बचता है मल्टीप्लाई a। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है एम्प्टी सेट का नॉन एम्प्टी सेट के साथ। a मल्टीप्लाई 5। जब इसमें कुछ एलिमेंट होंगे ही नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे कैसे? जब मल्टीप्लाई नहीं होगी तो एलिमेंट्स भी नहीं आएंगे। जब एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो भी कितना होगा? 5। तो ये कंडीशन क्या है? आपको ट्रू दे रखी है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। आज क्लास फिनिश। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 2.1 के, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2.1 को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।